कहानी शुरू करती हूँ एक फैंटेस्टिक लाइन के साथ। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि शाबाशी हो या धोखा दोनों पीछे से मिलते हैं। ये कहानी आपको सिखाएगी कि अगर जिंदगी में धोखा मिले तो क्या करना चाहिए। बात पुराने ज़माने की है। एक व्यापारी का प्रेम विवाह हुआ। उनकी लव स्टोरी के लोग मिसाल दिया करते थे। वो कपल शानदार कपल के नाम से जाना जाता था। लोग कहते थे कि प्यार हो तो इनके जैसा हो। हर किसी को इनके ट्रेडिशन के बारे में पता था। जब रात में पूरे राज्य की मशालें बुझ जाया करती थीं, तब भी एक मशाल उनकी छत पर रोशन रहती थी। उनके प्रेम के बारे में वहाँ के राजा रानी को भी पता था। एक रात राजा रानी के साथ छत पर खड़े थे और आसमान निहार रहे थे। चांद तारे देख रहे थे। नीचे अपना नगर देखा। अंधेरा था, पर एक मकान था जिस पर मशाल जल रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों में चर्चा शुरू हो गई। डिबेट होने लगी इस बात पर कि जिस व्यापारी का प्रेम विवाह हुआ है, उस कपल के बारे में लोग कहते हैं कि इनका आपस में गहरा प्यार का रिश्ता है। जन्म जन्मांतर साथ रहने वाली जोड़ी है ये। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो इनके रिश्ते को इतना मजबूत बनाए है। राजा ने कहा, सारा साथ पति दे रहा है। पति की वजह से ये रिश्ता इतना खूबसूरत चल रहा है। रानी ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं, ये रिश्ता पत्नी की वजह से चल रहा है। पत्नी ही इतनी समझदार है जिसकी वजह से इनकी शादी इतनी सक्सेसफुल है। राजा रानी दोनों ही अपने बात पर अड़े रहे। अंत में राजा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। क्यों ना हम एक परीक्षा रखें जिसमें पति और पत्नी दोनों को ही जांच लेंगे कि कौन समझदार है और पता करेंगे कि दोनों के बीच वाकई प्यार है। रानी ने हामी भरी तो आइडिया तैयार किया जाने लगा। रानी ने अगले दिन अपनी एक दासी को व्यापारी के पास भेजा अपने एक संदेश के साथ। दासी ने व्यापारी से कहा, मुझे यहाँ रानी ने अपने एक संदेश के साथ भेजा है जिसे कहते हुए मुझे बहुत हिचक हो रही है। व्यापारी कहता है, कहिए ना, आप बेहिचक अपनी बात मुझसे कह सकती हैं। दासी कहती है, रानी ने कहा है कि अगर आप अपनी पत्नी की हत्या कर दें तो वो आपसे विवाह करने को तैयार है क्योंकि रानी जी आप पर मोहित हो गई है। व्यापारी दासी से कहता है, जाकर अपनी रानी से कह दीजिए 1000 रानियां भी आ जाएं तब भी मैं अपनी पत्नी को अपने पास रखूंगा, हमेशा उसकी रक्षा करूंगा। ये मैसेज देकर दासी रानी के पास आकर सारा हाल कह सुनाती है। अब बारी राजा की थी। राजा ने व्यापारी की पत्नी की परीक्षा के लिए एक आइडिया तैयार किया। राजा ने अपने नौकर को एक संदेश के साथ भेजा। नौकर ने व्यापारी की पत्नी से कहा कि राजा ने कहा है अगर आप अपने पति की हत्या कर दें तो वह आपसे विवाह कर लेंगे और आपको इस राज्य की रानी घोषित कर देंगे। पत्नी ने कहा, आज रात में 2 से 3 बजे के बीच हमारे घर पर जो मशाल जलती है वह जब बुझ जाए तो आप समझना कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी। मैं राजा साहब का प्रस्ताव मानने को तैयार हूँ। नौकर फटाफट राजमहल जाकर राजा को सूचित करता है कि व्यापारी की पत्नी ने आपका ऑफर स्वीकार कर लिया है। आज रात वह अपने पति की हत्या करने वाली है। राजा ने अपने एक छोटी सी सैनिकों की टुकड़ी तैयार की और उन्हें बताया कि आज रात व्यापारी की पत्नी उसकी हत्या करने वाली है। हमें वक्त पर पहुंचकर उसकी जान बचानी है। सबने कहा, ठीक है। राजा रानी के साथ रात में छत पर चढ़ा ये देखने के लिए कि क्या वाकई उस घर की मशाल बुझेगी। 2 से 3 बजे के बीच सच में वह मशाल बुझ जाती है क्योंकि व्यापारी जब काम से आता है हर दिन की तरह पत्नी उसे बड़े प्यार से खाना परोसती है। व्यापारी हर दिन की तरह प्यार से अपनी पत्नी के हाथों से खाना खाता है। थोड़ी ही देर बाद उसका काम तमाम हो जाता है क्योंकि उसकी पत्नी ने खाने में जहर मिलाया हुआ था। जैसे ही वह मशाल बुझती है, राजा के सैनिक दौड़कर व्यापारी के घर पहुंचे और उन्होंने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया, पर वे व्यापारी को नहीं बचा सके। राजा ये सब जानकर बहुत गुस्से और अफसोस में था कि वह व्यापारी को नहीं बचा सका। उसे नारी जाति से ही नफरत हो गई। वह किसी भी औरत को नहीं देखना चाहता था। अगली सुबह वह अपने नगर के सबसे बुद्धिमान मंत्री को बुलाता है और उसे आदेश देता है कि मैं जंगल जा रहा हूँ शिकार खेलने और जब तक मैं वापस आऊँ तब तक नगर की सारी महिलाओं के गले काट दो। एक भी महिला बचनी नहीं चाहिए।
यह वह कहकर शिकार खेलने चला गया। ऐसा आदेश सुनकर मंत्री सकते में पड़ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि राजा को क्या हो गया है। वह बहुत परेशान था कि राजा के आदेश का पालन कैसे किया जाए। इसी उधेड़ बुन में वह अपने घर पहुंचता है। मंत्री का बूढ़ा पिता उसे परेशान देखकर कारण पूछता है। मंत्री गुस्से में आकर अपने बूढ़े पिता को सारा हाल कह सुनाता है। पिता मंत्री से बोलता है, एक काम करो बेटा, सबसे पहले तुम जाकर छुप जाओ, क्योंकि राजा आकर काम हुआ ना देखकर तुम पर ही गुस्सा निकालेगा। मैं उससे बात कर लूँगा, तुम परेशान मत हो। मंत्री छुप जाता है। शाम होते ही राजा जब वापस नगर पहुंचता है तो सारी औरतें रोज की तरह ही नजर आती हैं। यह देख वह गुस्से में भर जाता है। राजमहल में मंत्री को ना पाकर वह उसके घर पहुंचता है। वहां पर मंत्री का बूढ़ा पिता मिलता है। राजा गुस्से में पूछता है, कहाँ है आपका बेटा? मैंने उसे एक आदेश दिया, वो भी उससे नहीं हुआ। बूढ़ा बोलता है, महाराज की जय हो। राजा और गुस्से में भर जाता है और बूढ़े से बोलता है, ये जयकारा बंद करो और बताओ मंत्री कहाँ है। अब मैं उसका गला काटूंगा, मुझे उससे नफरत हो रही है। बूढ़े पिता ने बोला, मुझे मालूम है आप क्यों परेशान हैं। आपके एक फैसले की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई। आप जिस रिश्ते को प्यार वाला रिश्ता समझते थे, वो एक धोखेबाजी वाला रिश्ता निकला। आपको उस धोखे ने परेशान कर दिया है। इसी वजह से आपको पूरी नारी जाति से ही नफरत हो गई है। लेकिन राजा साहब, आपका आदेश माना जाए उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुना देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपके पिता के समय इस नगर का मंत्री था, तो इतनी मेहरबानी तो हो ही सकती है मुझ पर। राजा इजाज़त दे देता है। बूढ़ा बताता है, राजा साहब, एक बार मैं आपके पिता के साथ शिकार पर निकला। हम लोग रास्ता भटक गए थे। मैं जंगल में अंदर की तरफ चला गया। मुझे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी मैंने देखा एक योद्धा मेरे पास आया। उसने मेरे ऊपर रस्सी फेंकी और मुझे बांधकर कब्रिस्तान ले गया। कब्रिस्तान में ले जाकर एक कब्र के नीचे गड्ढा खोदने लगा और मुझसे बोला, चुपचाप मेरा साथ दो। हम दोनों ने मिलकर 2 कब्र खोदी। मैं समझ चुका था कि अब मेरा अंतिम समय आ चुका है। ये मुझे कब्र में दफना देगा और मैं समझ नहीं पा रहा था कि एक कब्र तो मेरे लिए, पर दूसरी कब्र किसके लिए। तब तक वह योद्धा वहीं एक खंडहर था, फटाफट दौड़कर उसकी छत पर जाता है और वहां से एक सरकटी लाश फेंकता है। मैं डर गया, क्योंकि मैं घोड़े से बंधा था, भाग भी नहीं सकता था। चुपचाप ये सब तमाशा देख रहा था। वो योद्धा नीचे आता है और जो वहाँ पर एक कब्र होती है उसके पैरों की तरफ उस सरकटी लाश को दफना देता है। दफनाने के बाद मेरी तरफ देखता है। अब मैं समझ जाता हूँ कि अब बारी मेरी है, मेरी मौत निश्चित है। इसी दौरान वह योद्धा अपने मुंह पर बांधे कपड़े को हटाता है तो मैं चौंक जाता हूँ, क्योंकि वह योद्धा एक खूबसूरत स्त्री थी। वह मेरी तरफ मुखातिब होकर बोलती है कि डरो नहीं, मुझे पता है कि तुम कौन हो। तुम इस राज्य के मंत्री हो। जाकर अपने राजा को मेरा संदेश देना कि उनके एक राजकुमार ने मेरी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया। वो राजकुमार मुझे पाना चाहता था, इसलिए उसने मेरे पति की हत्या कर दी। ये मेरे पति की कब्र है, जिसके नीचे मैंने एक और कब्र खोदी है, और जो लाश है उसी राजकुमार की लाश है जिसे हमने दफना दिया है। अब मैं अपना गला काट रही हूँ, अपनी ज़िंदगी दे रही हूँ। मैं अपने पति के कब्र के साथ वाली कब्र में दफन होकर हमेशा के लिए उनके साथ हो जाना चाहती हूँ। अब हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता। बस आपसे गुजारिश है कि आप मुझे इस कब्र में दफना दीजिएगा। इतना कहकर उसने अपना गला काट दिया। राजा साहब, उस दिन मुझे समझ आया कि सच्चा प्यार क्या है। आप उस व्यापारी की पत्नी के धोखे को देखकर परेशान हो गए, पर आप इस महिला को देखिए जिसने अपने पति के लिए साहसिक काम कर अपना जीवन हमेशा के लिए अर्पण कर दिया। सिर्फ एक महिला के धोखेबाजी की वजह से आप सारी महिलाओं को जान से मारने का आदेश दे रहे हैं। राजा साहब, आप अपने फैसले को बदलिए। राजा को समझ आ गया, वह अपना आदेश वापस ले लेता है।
ये कहानी हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज लेकर आई है। हम सब लोग कभी ना कभी किसी न किसी से धोखा खाए हुए हैं। उस समय वाकई में हर कोई दुश्मन लगता है। हर किसी को हम एक ही तराजू में तौलने लग जाते हैं। किसी पर भी विश्वास करने का मन ही नहीं करता। लेकिन उस समय बहुत समझदारी से काम करें। गुस्से या आवेश में आकर कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे बाद में पछताना पड़े। दुनिया में बुरे लोग हैं तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छे लोग भी हैं। ऐसे विश्वास के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ने का मौका दें। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो आरजे कार्तिक की एक फेवरेट लाइन के साथ वीडियो को ख़त्म करती हूँ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।